नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पिछले दिनों एक खबर आई कि भारत पर कर्जा बेतहाशा बढ़ गया है। 2 लाख करोड़ से कर्जा ज्यादा पहुंच चुका है और ये जितना आजादी के बाद से 2014 तक कर्जा लिया गया, कर्जा चढ़ा प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में, उससे कई गुना कर्जा 9 सालों में हो गया है। भारत में अर्थव्यवस्था का जो हाल है वो मैं और आप दोनों जानते हैं। आंकड़े कहाँ कैसे बनाए जा रहे हैं ये बात भी जानते हैं। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। देश में करोड़पति लोग देश छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था क्या वास्तव में खौफनाक हालत में है, या जैसे सरकार दावा कर रही है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तीसरी बनने जा रहे हैं, हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जीडीपी बहुत अच्छी है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि ये आंकड़े सही क्या हैं। जब मैं गांव में जाता हूं, जब मैं लोगों से बात करता हूं, किसानों से बात करता हूं, गरीबों से बात करता हूं, तो हालात बहुत जुदा नजर आते हैं। वो परेशान है, महंगाई से परेशान है, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही उससे परेशान है। लेकिन टीवी चैनल पे मैं देखता हूं तो टीवी चैनल कहते हैं कि सरकार इतना अच्छा कर रही है, हम आर्थिक मोर्चे पे बहुत आगे चले गए हैं। जब मेरे को समझ में नहीं आया तो मुझे लगा कि मैं अपने दर्शकों को ये कैसे समझाऊं। तो मैंने सोचा कि आज मैं उन अर्थशास्त्री से बात करूं जिनका नाम पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया जिस अर्थशास्त्री को बहुत सम्मान के साथ देखती है, जिनसे वो समझती है कि एक्चुअल में भारत में अर्थशास्त्र का गणित क्या है, अंकगणित क्या है, और जिस अर्थशास्त्री को दुनिया में बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े टीवी चैनल बुलाते हैं, सम्मान के साथ बुलाते हैं, आज वो प्रोफेसर अरुण कुमार मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ हैं। और मैं पूरा इस देश की आर्थिक स्थिति जो है मैं समझने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं सीधे अरुण कुमार जी के पास। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं बड़ा आभारी हूं, आपने 4 PM के लिए इतना समय निकाला। एक खबर आ रही है, एक खबर चल रही है कि देश में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2014 तक जितना कर्जा था, इन 9 साढ़े 9 सालों में उससे कई गुना कर्जा भारत के ऊपर चढ़ गया है। हकीकत क्या है? क्या ये खबरें सही हैं? क्या भारत वाकई में इतना कर्जदार है और क्यों कर्जा इतना लिया गया? देखिए, ऐसा है कि जो कर्ज लिया जाता है वो हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर लेता है और फिर सरकार लेती है। तो सरकार का जो कर्जा है जो डायरेक्ट, वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि प्राइवेट सेक्टर ले रहा है। प्राइवेट सेक्टर के लेने की वजह ये है कि वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रहा है। हमारे देश में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहा है। हमारे यहाँ 5.5-6% का बैंक का इंटरेस्ट दर था, वहाँ पे आधा 1% था। तो इसलिए हमारी जो कंपनियां हैं वो बाहर से कर्जा ले रही थी। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए वहाँ पे भी, हमारे यहाँ भी। फिर भी कंपनियां बाहर से लेती हैं क्योंकि वहाँ पे अभी भी इंटरेस्ट रेट कम है। दूसरी वजह यह है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से काफ़ी कम है। तो हमें बाहर से पैसा चाहिए जिससे कि हम अपने इंपोर्ट को फाइनेंस कर सकें। तो उसकी वजह से भी होता है। अब ये इम्पोर्ट क्यों हमारा इतना ज़्यादा है, वो इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि जो अमीर लोग हैं, उनके जो लग्ज़री आइटम है उसकी खपत के लिए हमें इम्पोर्ट करना है। जैसे अगर गाड़ियाँ चलेंगी तो पेट्रोल की ज़रूरत है, डीज़ल की ज़रूरत है। अगर जो है आपके जो कलर टेलीविज़न है, आपके मोबाइल फ़ोन हैं, आपकी कारें हैं, उसके अब सबके लिए इम्पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि वो हम सब चीज़ें वो अपने देश में नहीं बना पा रहे हैं। हमारी अभी टेक्नोलॉजी उतनी उन्नत नहीं है कि हम वो सारा कुछ सस्ते दाम पे यहाँ बना लें। इसीलिए हम लोग चीन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। चीन के साथ इस करीब-करीब $100 बिलियन का डेफ़िसिट है हमारा। तो जो हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो अंतर है, जो हमारा डेफ़िसिट है, उसको भी फाइनेंस करने के लिए डॉलर आने ज़रूरी हैं। तो वो डॉलर आते हैं हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में लगता है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो हमारे देश में कंपनियों में लगता है, तो वो भी एक तरह से कर्ज है। तो हमारा जो इस समय अगर आप देखें तो फॉरेन डेट जो है, जो विदेशों से कर्जा है, वो करीब $600 बिलियन का है और हमारा रिजर्व जो है वो भी $600 बिलियन का है। तो यानी कि हमारा जो रिजर्व जो करेंसी का बना है, जिसको सरकार कहती है कि ये बहुत अच्छा है और ये दिखा रहा है कि हमारी हालत बहुत अच्छी है, वो कर्ज एक्चुअली हमारा बोरोड कर्ज है। वो हमने उधार में लिया हुआ है बाहर वालों से। जबकि चीन में उनके $3.5 ट्रिलियन का जो रिजर्व है, जो उन्होंने कमाया है, क्योंकि उनका जो सरप्लस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए चीन में वो परेशानी नहीं है कि हालाँकि वहाँ पे भी जो है रिज़र्व बहुत अच्छे हैं, पर उनकी परेशानी नहीं है क्योंकि उन्होंने वो कमाया है, उनको किसी को वापस नहीं करना।
हमारे यहाँ क्योंकि हमने उसको उधार लिया हुआ है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए या लोन के ज़रिए, तो वो हो सकता है कि हमें लौटाना पड़े। तो जैसे कि हुआ था पहले, आपने देखा फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था 2007 से 2009 के बीच में, तो एकदम बहुत सारा पैसा बाहर जाने लगा। हमारे जो एनआरआईज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे देश में अपना पैसा डिपॉज़िट किया है, उन्होंने भी पैसा निकालना शुरू कर दिया कि रुपया जब गिरेगा तो उनको नुकसान हो जाएगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी निकलने लगा। तो उस समय आपने देखा कि हमारा स्टॉक मार्केट 21,000 से एकदम 9,000 पे आ गया, आधे से भी कम हो गया था। उससे अफरा-तफरी हो गई। तो जो हम लोग जो इस समय हमारा उधार है, जो बाहर वालों के प्रति उधार है, वो इस वजह से है कि हम लोग एक तो खपत ज़्यादा कर रहे हैं, खासकर लग्ज़री आइटम्स के, अमीर आदमी के। जो गरीब आदमी के जो कंज़म्पशन की चीज़ें हैं, उनके लिए तो इम्पोर्ट करने की खास ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़े या कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, पर बाकी उसको शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पीने का पानी है, उसको जो अपना छप्पर डालना है, उसके लिए कोई इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो हमारा जो फॉरेन डेट है, उसके पीछे हमारा जो कंज्यूमरिज्म है, खासकर जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, और जो अपर मिडिल क्लास हैं, वो भी एक तरह से रिच की कैटेगरी में आते हैं। तो उनका जो कंजम्पशन है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो जैसे आपने कहा कि जो हमारे देश में एक इनइक्वालिटी, यानी कि जो खाई है अमीर और गरीब के बीच में, वो बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। तो इतनी हमारी कम प्रति व्यक्ति आय, यानी कि हम 137वें स्थान पे हैं, पर बिलियनर की संख्या में हम तीसरे स्थान पे हैं, अमेरिका और चीन के बाद। तो ये दिखा रहा है कि हमारी जो नीतियां हैं, वो नीतियां अमीरों को के हक में हैं, उनको फेवर कर रही हैं, और जो गरीब है उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। इसीलिए मेरा बार बार ये कहना है कि हमारे जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो सही नहीं है, क्योंकि जीडीपी का मतलब कि कितना उत्पादन हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है वो एक तो संगठित क्षेत्र में होता है और एक असंगठित क्षेत्र में होता है। संगठित क्षेत्र में 55% उत्पादन होता है, असंगठित क्षेत्र में 45% होता है। पर लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है उसमें 94% लोग काम करते हैं, और महज 6% लोग हैं जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो यानी कि 6% जो हैं उनको, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो उनकी तनख्वाह ज़्यादा होती है। असंगठित क्षेत्र वाले हैं वो अपना जब बहुत लो टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, तो वहाँ पे या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या कम टेक्नोलॉजी का है, तो वहाँ पे तनख्वाह बहुत कम है। तो ये संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, असंगठित क्षेत्र में गिरावट है, क्योंकि पहले नोटबंदी ने उसको जो हिला दिया, फिर उसके बाद जीएसटी आया, जीएसटी में भी वो कोप नहीं कर सकता, फिर उसके बाद एनबीएफसी क्राइसिस आया, और फिर लॉकडाउन आया। तो हमारे यहाँ जो गैर बराबरी है वो इसलिए है कि संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। तो इसलिए मैं उसको कहता हूँ कि संगठित क्षेत्र ने असंगठित क्षेत्र को कॉलोनाइज कर लिया है। और हमारे डेटा में भी, जो हमारा क्वार्टरली डेटा आता है जीडीपी का, उसमें भी हम कैसे नापते हैं, हम नापते हैं संगठित क्षेत्र के डेटा के आधार पे। असंगठित क्षेत्र का डेटा तो 5 साल में एक बार आता है। पिछली बार 2015 में उसको नापा गया, उसके बाद फिर उसको नापा नहीं गया। अब 2015 का जो डेटा है तो गलत हो गया, क्योंकि तब से तो असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। फिर जो दूसरा हिस्सा हमारे असंगठित क्षेत्र का है, कृषि है, तो कृषि में भी डेटा बराबर नहीं आता है। आप देखें तो कृषि में भी क्या होता है कि ये मान लिया जाता है कि जो हमारा टारगेट था वो फुलफिल हो गया, जबकि अक्सर ऐसा होता है कि टारगेट हमारा फुलफिल नहीं हुआ। इसीलिए आप देखेंगे पिछले साल एकदम से गर्मी हो गई थी, मार्च अप्रैल में तो गेहूं की फसल कम हो गई थी। जुलाई में बारिश देर हुई तो जो पैडी की है, जो चावल की फसल है, वो कम हो गई थी। इसी तरह इस साल भी परेशानी है, क्योंकि एल नीनो चल रहा है, तो ये हो गया। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जो आंकड़े हैं कृषि के भी, वो सही नहीं लग रहे, क्योंकि सरकार ने बैन कर दिया उनके एक्सपोर्ट पे, उनके स्टॉक होल्डिंग पे, फिर भी दाम गेहूं के, चावल के बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है उत्पादन उतना नहीं था जितना सरकार कह रही है। तो इसलिए जो हमारे आंकड़े हैं, वो चाहे कृषि के हों, बाकी असंगठित क्षेत्र के हों या संगठित क्षेत्र के भी हों, वो सही आंकड़े नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हमारा जो अभी जीडीपी का ग्रोथ रेट है, सरकार तो कह रही है 7%, 7.5% वगैरह। मेरा मानना है कि वो सिर्फ संगठित क्षेत्र के आंकड़े हो सकते हैं। उसमें असंगठित क्षेत्र के अगर आंकड़े जोड़ दें तो अभी हमारा ग्रोथ रेट 1% या 0% या -1% के आसपास होगा। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है कि हम अभी 5वें पायदान पे आ गए हैं, खासकर नोटबंदी के बाद से। तो वो दिखता भी है। जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय सरकार ने कहा कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 8% हो गया है, जबकि सबको दिख रहा था कि नोटबंदी के दौरान मार्केट बंद था, उत्पादन कम हो गया, यहाँ तक लग्जरी कार का सेल जो गिर गया। तो जब सेल्स गिर गए और उत्पादन गिर गया,
तो फिर कैसे 8% की ग्रोथ रेट हुई? तो ये दिखा रहा है कि हमारे आंकड़े में खेल बहुत है। इसमें कम से कम 5-6% की जो परेशानी है, तो अगर वो हम जोड़ लें तो हम 2016 से 1 या 2% की रफ्तार से ही बढ़ रहे हैं, ना कि 7% से। तो इसलिए अभी हम 8वें या 9वें पायदान पे ही हैं, अभी हम 5वें पायदान पे नहीं आए। और इसी तरह अगर हमारा असंगठित क्षेत्र गिरता रहा, तो हम तीसरे पायदान पे भी 5 साल में नहीं पहुंचेंगे और गैर बराबरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल अरुण जी, बहुत खौफनाक तस्वीर आपने सामने रख दी। दर्शकों को मैं बता दूं, अगर मैं सही हूं तो संगठित क्षेत्र मतलब अंबानी अडानी बड़े उद्योगपति, और असंगठित क्षेत्र मतलब मजदूर, गांव में काम, खेत में काम करने वाला व्यक्ति, छोटे छोटे उद्योग, इसको आप असंगठित क्षेत्र कहते हैं ना? असंगठित क्षेत्र वो है जो मतलब ट्रेड यूनियन से ऑर्गेनाइज नहीं है, और संगठित क्षेत्र वो है जो ट्रेड यूनियन से ऑर्गेनाइज है। तो हमारे यहाँ अगर आप देखें तो 6,000 बड़े यूनिट्स हैं और 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट्स हैं और 6 करोड़ माइक्रो यूनिट्स हैं और फिर 11 करोड़ किसान हैं। उसमें से भी 85% जो है वो 5 एकड़ से कम जोतने वाले हैं। तो जो 5 एकड़ से कम जोतने वाले हैं, किसान हैं, और जो हमारा माइक्रो सेक्टर और स्मॉल सेक्टर है, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं वो असंगठित क्षेत्र के हैं। तो इसलिए ये जो एक बहुत बड़ा तबका है कि मतलब चारों तरफ हमारे असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है। वो आप देखें तो चाहे जो रिक्शा चलाने वाला है, जो पकौड़ा तल रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, जो ढाबा चला रहा है, ढाबे पे काम कर रहा है, तो इस तरह के चारों तरफ हम देखें तो हम असंगठित क्षेत्र हमारे चारों तरफ है इस तरह का। तो अरुण जी, यानी कि आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से 6%, एक अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो 6% पूंजीपति हैं, उनके उनके आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, और 94% जो आबादी है, 94% जो उद्योग धंधे हैं, उनके आंकड़े सरकार नहीं जुटा रही है। उन 6% के आंकड़े जुटा के जीडीपी का आकलन कर ले रही है। नहीं, 6% तो वर्कर्स हैं, मतलब जो वर्कर्स, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं ना। जो 6% वर्कर्स। उद्योग, हाँ, जो उद्योगपति वगैरह हैं वो तो 10-20 हजार ही हैं, वो तो बहुत छोटी संख्या है। जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना, तो उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा नहीं है। वो तो मतलब जैसे कि बिलियनर्स की संख्या 140 हो गई, और आप जोड़ लें तो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो जाएंगे तो और 1.5-2 लाख हो जाएंगे। फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो 4-5 लाख हो जाएंगे। तो यानी कि इनकी संख्या सब मिला के, जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी संख्या मिला के 10 लाख भी नहीं पहुंचेगी। तो ये बहुत छोटा तबका है जो बहुत अमीर है। और जो हमारा जो वर्कर है वो 6% है, यानी कि हमारे वर्क फोर्स में करीब करीब आप माने तो 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ वर्कर हैं संगठित क्षेत्र के। और जो बाकी हमारे समझिए 40 करोड़ लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वो किसान हैं, वो मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, तरह तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या कोई छोटे मोटे बिजनेस में काम कर रहे हैं। आप अगर किसी मार्केट में जाएं तो वहां पे कोई लेथ चला रहा है तो एक उसके वर्कर है, कोई ऑटो रिक्शा ठीक कर रहा है तो उसका एक छोटा कोई लड़का काम कर रहा है वहां पे, या कोई हलवाई की दुकान है तो वहां पे 4-5 लोग काम कर रहे हैं छोटे हलवाई की दुकान वगैरह पे। इस तरह के लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। तो अरुण जी, ये तो बहुत खौफनाक स्थिति है कि अधिकांश देश तो असंगठित क्षेत्र में, उसके आंकड़े, उसका रिकॉर्ड कलेक्ट ही नहीं किया जा रहा। तो ये तो यानी बिल्कुल साबित कर रहा है कि ये तो सारे आंकड़े फिर झूठे हैं। जी हाँ, तो हमारे आंकड़ों में जो परेशानी है, तो जैसे मैंने कहा कि कृषि में वहां पे 11 करोड़ किसान माने जाते हैं, उनके आंकड़े सही नहीं है। जो हमारा असंगठित क्षेत्र है जिसमें कि जो 48% लोग काम करते हैं, उनके आंकड़े 5 साल में एक बार इकट्ठे होते थे, वो भी एक सर्वे के तौर पे। तो पिछला सर्वे 2015 में किया गया, उसके बाद पैंडेमिक आ गया तो 2020 में सर्वे नहीं हुआ। तो इसलिए हम 2015 के आंकड़ों के हिसाब से अपना जो काम चला रहे हैं। पर 2015 के आंकड़े वैलिड नहीं है, क्योंकि 2016 में नोटबंदी से असर हुआ जिसका असर असंगठित क्षेत्र पे हुआ। तो जो आंकड़े 2015 के हैं वो फिर अब कामयाब नहीं होंगे 2017-18 में। फिर 2017 में जीएसटी आ गया, जीएसटी ने भी धक्का मारा हमारे असंगठित क्षेत्र को, क्योंकि उसको इनपुट क्रेडिट से बाहर रखा गया, क्योंकि जीएसटी से बाहर है। अब इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता तो होता क्या है कि जो संगठित क्षेत्र है उसके तो दाम कम हो जाते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र के दाम वहीं के वहीं रहते हैं। तो आपको आज मिसाल मिलेगी, जैसे हमारे चारों तरफ आज ई कॉमर्स फैल रहा है, तो ई कॉमर्स जितना फैल रहा है वो ऑटोमेटेड है, तो जो हम बगल की दुकान है वहां पे कम जा रहे हैं, उनका धंधा कम हो गया तो वहां पे रोजगार कम हो गया। उसी तरह आप देखें तो जैसे लेदर गुड सेक्टर है,
चमड़े का जो काम होता है वहां पे 20% संग्रहित क्षेत्र से आता है, 80% असंगठित क्षेत्र से आता है। तो जो संग्रहित क्षेत्र से आता है वो लोग कह रहे हैं हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र वाले गिरावट पे हैं। प्रेशर कुकर इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि हम 5 बड़े यूनिट हैं और 25 छोटे यूनिट है, ये 25 गिरावट पे हैं, इसलिए हमारा धंधा 24% बढ़ रहा है। तो हर जगह आप देखेंगे, लेदर गुड्स में, टेक्सटाइल्स में, लगेज इंडस्ट्री में, सब जगह से यही खबर आ रही है, एफएमसीजी वगैरह से, कि संग्रहित क्षेत्र बढ़ रहा है और असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। तो असंगठित क्षेत्र में जहां 94% लोग काम करते हैं कृषि में और जो वर्कर हैं, वहां पे आमदनी या तो गिर रही है या बढ़ नहीं रही है, और दाम बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो अभी आपने देखा जब टमाटर के, सब्जियों के दाम खूब बढ़े तो बहुत सारे असंगठित क्षेत्र के जो व्यक्ति थे वो लोग सब्जी नहीं खरीद पा रहे थे, तो घर पे उनके यहाँ सब्जी नहीं थी, तो उनकी परेशानी है वो बढ़ती जाती है। तो बेरोजगारी से और ये दाम बढ़ने से जो असंगठित क्षेत्र है उसकी परेशानी बढ़ जाती है। तो इसीलिए बहुत बड़े लेवल पे जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसमें परेशानी है, और वो परेशानी दिखती भी है। जैसे आप बता रहे थे गांव में आप गए तो गांव में आपने पाया कि लोग परेशान हैं। तो परेशानी इसीलिए है क्योंकि एक तो बेरोजगारी है और दूसरी तरफ जो दाम बढ़ रहे हैं। अरुण जी, ये सरकार आंकड़े जुटाती क्यों नहीं है? 2015 से अब तक 8 साल हो गए, ये आंकड़े सरकार क्यों नहीं चाहती कि एक्चुअल आंकड़े सामने आए? जब अगर एक्चुअल आंकड़े नहीं होंगे तो सरकार उनके बारे में सोच कैसे पाएगी, काम कैसे कर पाएगी, विकास की योजना कैसे ला पाएगी? ऐसा है कि देखिए सरकार ने क्या किया है कि वो संग्रहित क्षेत्र को आगे कर रही है, वो डिजिटाइजेशन कर रही है, जीएसटी कर रही है, वो कह रही है कि हम इनको फॉर्मलाइज करेंगे। लेकिन जो ये फॉर्मलाइज हो नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा जो किसान है, जो छोटा किसान है, उसको हम क्या फॉर्मलाइज करेंगे? उसके ज्यादा से ज्यादा उसका जो खेत बिक जाएगा वो वर्कर बन जाएगा। या जो छोटे छोटे उद्योग हैं जहाँ पे कि एवरेज में 1.7 लोगों का रोजगार मिलता है, वहां पे क्या फॉर्मलाइज करेंगे? वो तो बंद ही हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार की जो नीति है कि ये वो साउथ कोरिया के मॉडल पे जो चाइबॉल्स वहां पे हैं, वहां पे बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, एलजी है, सैमसंग है, पहले दाइवू था, इस तरह के बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जो ग्लोबल हैं। तो ये भी ग्लोबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी ग्लोबल हो जाए, बड़े कॉन्ग्लोमरेट, सब कुछ उनको थमा दिया जाए। टाटाज हैं और फिर आपके अंबानी हैं, इस तरह के कुछ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो एक बड़े बड़े हो जाए कॉन्ग्लोमरेट ग्लोबल। लेकिन आप देखेंगे कि जो वहां पे साउथ कोरिया में चाइबॉल्स हैं, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, वो टेक्नोलॉजी के आधार पे आगे बढ़े। मतलब वो कलर टेलीविजन है, कारें हैं, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, उन सब का। हमारे यहाँ ये जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, इनको सरकार ने एनेबल किया है कि ये एक्वायर कर लें जो एसेट्स हैं। तो पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, सीमेंट कंपनियां हैं, हाईवेज हैं, कोयला है, इन सब में उनको एक्वायर करने दिया जा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर रहे, ये एक्वायर करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसीलिए हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए हैं। जितना हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ेंगे उतना हम ग्लोबल कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे, उतना हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा, और इसीलिए हमारा फिर ऋण बढ़ जाता है। तो हमारे जो ये सरकार की नीति है कि एक तरफ कॉन्ग्लोमरेट बना दें बड़े बड़े, उनको सब कुछ थमा दें, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग गरीब रहेंगे तो उनको लाभार्थी बना देंगे, उनको 5 किलो राशन दे देंगे, उनको गैस दे देंगे, किसी कोई साइकिल दे देगा, कोई लैपटॉप दे देगा। इस तरह से उनको लुभा के, एक तरह से ये कहा जाए तो उनको ब्राइब कर रहे हैं, रिश्वत दी जा रही है कि आप हमें वोट करो, पर उनको गरीब रखा जा रहा है। तो इसीलिए मैंने ये आंका था कि जैसे नोटबंदी में जो हमारा असंगठित क्षेत्र जो बंद होने लगा था, तो उसको 10-12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। फिर जीएसटी का हुआ तो उससे भी हर साल 10-12 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है हमारे असंगठित क्षेत्र को। तो अगर आप भी देखें तो पिछले 7 साल में उनको करीब 75 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। और उनको लाभार्थी के तौर पे कितना मिल रहा है? 3-4-5 लाख करोड़। एवरेज में अगर 4 लाख करोड़ भी जोड़ लें तो 7 साल में उनको 28 लाख करोड़ मिला। तो उनका नुकसान हुआ 75 लाख करोड़ का, और जो उनको मिला वो सिर्फ 25 से 28 लाख करोड़ मिला। तो वो उनको दिखता नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में जो आ रहा है वो तो दिख रहा है, पर जो उनका जो यूनिट बंद हो गया, जो उनकी बेरोजगारी हो गई, जिससे उनका उत्पादन बंद हो गया, वो उनको नहीं समझ में आता है। वो तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक कि कोई उनको बताएगा नहीं। जो कोई ऑपोजिशन पार्टीज हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, वो कैंपेन करेंगी, वो उनको समझाएंगी कि देखो तुम्हारे साथ ये गलत हुआ है, और तुमको जो लाभार्थी के तौर पे मिल रहा है वो तो कुछ भी नहीं है जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है। तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था में ये जो एक एजुकेशन की जरूरत है, और जो सरकार है वो तो खुश है क्योंकि उसका प्रोपेगेंडा है
और वो लोगों को दिखा रही है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, 3री बन गए। तो उनको आंकड़ों से कोई मतलब नहीं, उनको तो आंकड़ों को दिखाना है जिससे कि उनकी छवि अच्छी हो। इसीलिए जब भी नेगेटिव आंकड़े आते हैं उसको वो मना कर देते हैं। जैसे कि बेरोजगारी के आंकड़े आए थे पैंडेमिक के पहले कि हम 45 साल की चरम सीमा पे पहुंच गए हैं, तो उनको उन्होंने नकार दिया। उसी तरह कंजम्पशन के आंकड़े आए तो उसको भी उन्होंने नकार दिया। तो ये सरकार वही आंकड़े दिखाना चाहती है जो आंकड़े उनको लगता है उनकी छवि बढ़ाएंगे। तो इसीलिए जीडीपी के आंकड़े भी बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि जीडीपी के आंकड़ों पे बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई, क्योंकि जब नए आंकड़े आए तो सरकार ने जो पहले के आंकड़े हैं वो नहीं दिए। फिर जब एक कमिटी ने बताया कि पहले ज्यादा ग्रोथ थी यूपीए के दौर पे, तो सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर नीति आयोग को कहा कि आप जो आंकड़े इकट्ठा करिए, जो नीति आयोग का काम नहीं है। पर नीति आयोग ने दिखाया कि नहीं, एनडीए की सरकार में ग्रोथ ज्यादा हुई बनस्पत यूपीए की सरकार को, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इसी तरह से ये डेटा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो असलियत है वो सामने नहीं आ रही। और इसीलिए सरकार खुश है कि हम तो जनता को ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अरुण जी, लेकिन ये देश के लिए तो बड़ी खौफनाक हालात हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जमीनी स्तर पर धरातल में तो ये सब दिख रहा है सामने। उनको आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन जब मैं गांव में जाके बात करता हूं तो गांव वाले कहते हैं इधर से देकर उधर से ले लेती है सरकार। हमें सिलेंडर दिया, हम दोबारा भरवा नहीं पाए, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, हमारे पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ गई, हमारी गेहूं राशन की, बाकी चीजों की, सब्जियों की कीमत बहुत बढ़ गई। तो जो धरातल पर है वो तो स्थिति कहीं ना कहीं सामने फेस आएगी ना। टीवी चैनल भले ही दिखाते रहते होंगे, अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। अरुण जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैं कभी कभी प्रयोग के तौर पे देखता हूँ कि मार्केट की स्थिति क्या है। मैं एक मोबाइल कंपनी के यहाँ गया, दुकान पे गया, मेरा दोस्त है वो, एप्पल 15 लॉन्च हुआ था। मैंने कहा क्या स्थिति है, कितने लोग खरीद रहे हैं। वो बड़ा खुश हुआ, बोला भाई साहब लाइन लग गई है, बहुत सब बड़ी ज्यादा बिक्री हो रही है। तो मैंने कहा यार फिर तो बहुत अच्छा चल रहा है देश। खामखा में लोग कहते रहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है, जब इतनी ज्यादा बिक्री एप्पल की हो रही है। बोले सर एप्पल की तो बिक्री हो रही है, लेकिन जो 5,000 रुपए के फोन हमारे महीने में बहुत बिकते थे, वो 70% कम हो गए। वो 5 और 6,000 फोन खरीदने वाले गायब हो गए, खरीद ही नहीं रहे हैं फोन। तो मुझे समझ में आया कि जो आप कह रहे हैं कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब के पास पैसा नहीं है, ये स्थिति तो किसी दिन एक विद्रोह के रूप में सामने आ सकती है। गरीब कब तक रहेगा, कहीं ना कहीं विरोध तो दर्ज करेगा अरुण जी अपना वो। नहीं, ऐसा देखिए, गरीबी तो देश में बहुत अरसे से है। गरीब आदमी खुद नहीं रिवोल्ट करता, उसको ऑर्गेनाइज जब करते हैं, और विपक्षी पार्टियों का ये काम है। आप देखें तो 2014 के पहले बीजेपी रोज सड़क पे होता था, रोज प्रोटेस्ट होती थी करप्शन के मामले पे, प्राइस राइज के मामले पे, और कि जो प्रधानमंत्री बोलते नहीं है वगैरह वगैरह, है ना। उस तरह का प्रोटेस्ट सड़कों पे आज दिख नहीं रहा। वजह उसकी ये है कि हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो खुल के मैदान में नहीं आ रही हैं। वो एक तरह से घबरा गई हैं कि ये उनके खिलाफ आईटी का रेड और ईडी का रेड और ये सब हो रहा है, तो वो घबरा गई हैं और वो सामने खुल के नहीं आ रही हैं। और जो गरीब आदमी है वो तो चमक दमक देखता है कि भाई अच्छा राम मंदिर बन गया, ये हो गया, इससे वो उस चमक दमक में रहता है। वो क्या सोचता है कि भाई मैं तो गरीब रहा हूं। और हमारे देश में ये एक परेशानी का दौर रहा कि सन 47 के बाद हमने टॉप डाउन अप्रोच अडॉप्ट की, मतलब कि ऊपर से डेवलपमेंट होगा और नीचे रिस्क के चला जाएगा। वो इतना हुआ नहीं। और वो 1991 के बाद, सन 91 के बाद वो और भी ज्यादा हालात बिगड़ गए। 2014 के बाद और भी ज्यादा वो टॉप डाउन अप्रोच हो गया। तो ये जो टॉप डाउन अप्रोच है ये तो बहुत पुराना है, और इसके चलते हुए गरीब तो बेचारा पिस रहा है, और वो थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करता है पर खुद अपने आप से प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। अब किसान है, उन्होंने अपने आप को मोबिलाइज किया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसी तरह वर्कर है, वो कभी कभी मोबिलाइज करके प्रोटेस्ट करते हैं, पर वो फिर मीडिया में नहीं कवर होता, क्योंकि मीडिया पे भी जो रूलिंग पार्टी का कब्जा बहुत जबरदस्त हो गया है। तो हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा उनका हो गया है। तो इसलिए वो जो असलियत है वो लोगों के सामने उस तरह से नहीं आती है जिस तरह से आनी चाहिए। वो रोल जो है वो ऑपोजिशन पार्टीज का है। ऑपोजिशन पार्टीज जब उसको जो रोल प्ले करेंगी तभी वो बात सामने खुल के आएगी। लेकिन अरुण जी, कई दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं कि जहां पे अपोजिशन पार्टी से ज्यादा जनता सड़कों पे आई है। पड़ोस में श्रीलंका में हमने देखा था कुछ समय पहले कि वहां की आर्थिक हालात इतने खराब हो गए थे कि जनता खुद सड़क पे आ गई। और हमें तो लगता है कि बांग्लादेश भी अरुण जी क्या कुछ चीजों में हमसे आगे निकल गया है आर्थिक रूप से। देखिए, श्रीलंका की हालत अगर आप समझें तो वहां पे खाने पीने के जो लाले पड़ गए थे। खाना पीना नहीं मिल रहा था, आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा था।
तो आप जो है कहीं जो एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वहां तो एकदम से ब्रेकडाउन हो गया था। वो ब्रेकडाउन की स्थिति अभी हमारे देश में नहीं है, क्योंकि अभी भी हम अन्न पूरा जो उगा पा रहे हैं, जिससे कि भुखमरी नहीं है। सरकार 5 किलो राशन इसीलिए दे रही है कि जहां कहीं भुखमरी हो तो कम से कम वो इस रूप में ना आए कि सोशल एक्सप्लोजन हो जाए। तो सरकार भी वही कर रही है जो जिससे कि एक्सप्लोजन ना हो, जिसको कहा जाता है कि वो एक तरह से सेफ्टी नेट है। सेफ्टी नेट है कि भाई हम कुछ कुछ देते रहेंगे जिससे वो सोशल एक्सप्लोजन ना हो। श्रीलंका में ऐसा हुआ था कि वहां पे एकदम से हुआ। पाकिस्तान में हालत खराब है। पाकिस्तान में भी एक फेलिंग स्टेट की वजह से वहां पे भी दाम बहुत तेजी से बढ़े, उनके जो रुपए में गिरावट हुई वगैरह वगैरह। बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था बेटर मैनेज की, लेकिन बांग्लादेश में भी परेशानी है। इस समय इलेक्शन आने वाले हैं, वहां पे भी ऑपोजिशन काफी स्ट्रांगली प्रोटेस्ट वगैरह कर रहा है। हमारे देश में वो स्थिति नहीं हुई जो श्रीलंका की, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। हम मतलब तरह तरह की चीजें पैदा करते हैं और एक दो चीजों पे निर्भर नहीं करते। श्रीलंका में वो निर्भर करते थे टूरिज्म पे और एक दो चीजों पे। अब ये जैसे ही पैंडेमिक हुआ, टूरिज्म कोलैप्स हो गया, तो इसलिए उनका जो मेजर अर्निंग था वो खत्म हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कहा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तैयारी नहीं की और वहां पे उत्पादन कम हो गया एकदम से खाने पीने का, तो वो डबल उनके यहाँ जो है परेशानी आई। उस तरह की परेशानी अभी हमारे यहाँ नहीं है। पर लेकिन जैसे कि बीजेपी ने किया 2014 के पहले, जो जो मुद्दे थे पब्लिक के, वो उन्होंने तुरंत स्ट्रीट पे लेके आए। अभी ऐसा नहीं हो रहा हमारे देश में। जैसे आप यूपी में बता रहे हैं, आपने जाके वहां पे आप घूमे, आपको जो पता लगा, पर जो क्या वहां पे पार्टियां जो हैं, बड़ी पार्टियां जो यूपी में हैं, क्या उस पर कैंपेन कर रही हैं? मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि वो कैंपेन कर रही हैं। तो कैंपेन करना बहुत जरूरी है, लोगों को मोबिलाइज करना, उनको समझाना कि आज की स्थिति क्या है और कैसे ये गैर बराबरी बढ़ रही है। और सरकार कुछ लोगों के लिए सब कर रही है, लेकिन आम जनता के लिए नहीं कर रही है। आम जनता तो एक तरह से इनविजिबलाइज हो गई है, वो तो अदृश्य हो गई है उनके डेटा में और उनकी पॉलिसी में। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का, खासकर डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल होता है। वो रोल आज नहीं कोई प्ले कर रहा। ठीक बात है अरुण जी। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। चाइना को लेके हमारे रिश्ते बहुत खराब हैं। उन्होंने हमारे गलवान घाटी में बहुत सैनिक मार दिए, और जो भक्त वाली टोली है वो दिन भर चाइना में गाली देती रहती है चाइना को। लेकिन आप बता रहे हैं कारोबार हमारा चाइना से बहुत अच्छा हो रहा है। ये क्या हकीकत है? देखिए, चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया है। वो आज अमेरिका तक को मात दे रहा है कुछ क्षेत्रों में, और इसीलिए अमेरिका ने बैन लगा दिया है हाई टेक्नोलॉजी चाइना को देने से। और अपने जो वहाँ पे जो हाई टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग थे, उनको उन्होंने वापस अमेरिका में बुला लिया है। तो जिसके पास टेक्नोलॉजी होती है वो वैश्वीकरण में आगे चलता है। तो हमारे जैसे कि आप देखें, कल्चरल आइटम्स भी आज चीन से सप्लाई हो जाते हैं। वो गणेश की मूर्ति हो, वो लटई हो, मांझा हो, पतंग हो, गुलाल हो, पिचकारी हो, लाइट्स हैं, खिलौने हैं, वो सब वहां से आ रहे हैं। तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उनके पास उन्होंने याद की है, और उनका स्केल ऑफ इकोनॉमी जो है, जिस लार्ज लेवल पे वो प्रोड्यूस करते हो तो सस्ता माल प्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए उन्होंने R&D पे बहुत खर्च किया है। फिर आप देखें तो उनका R&D का एक्सपेंडिचर जो है वो GDP का 3% है, हमारे यहाँ 0.7% है। तो हमसे 4.5 गुना ज्यादा है, और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना बड़ी है। तो एक तरह से करीब 22 गुना हमसे ज्यादा R&D में खर्च कर रहे हैं, और वो पिछले 30 साल से R&D को डेवलप कर रहे हैं। हमारे यहाँ वो R&D पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमको सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और वहां से क्योंकि सस्ता माल आता है चीन से, और वो चीन एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है दुनिया का, तो वहां से जो सस्ता माल आता है उससे हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। उसी से हमारे जैसे मोबाइल फोन हो गए, हमारी दवाओं को बनाने के लिए API हो गए, हमारे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के कंपोनेंट्स हो गए, और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, ये सब हाई टेक्नोलॉजी आइटम। हम जो उनको जो भेजते हैं वो कच्चा माल भेजते हैं, हम उनको हाई टेक्नोलॉजी आइटम नहीं भेज रहे, क्योंकि हम उसमें अभी उतने कॉम्पिटेटिव नहीं हुए हैं। तो इसलिए हमारी स्थिति वो है कि हमें वहां से अगर ना जो हम सामान उठाएं, तो हमारे बाकी एक्सपोर्ट भी हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमारे दाम बढ़ जाएंगे। अगर हम कहीं और से माल मंगाते हैं तो हमारे दाम बढ़ जाएंगे। तो चीन के साथ इतनी दुश्मनी होते हुए भी, इतना जो खराब रिश्ता होते हुए भी, हमको वहां से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिससे कि हमारा बाकी जो एक्सपोर्ट हो रहा है बाकी और दुनिया के देशों में, वो एक्सपोर्ट चलता रहे।
तो हमारी निर्भरता इसीलिए है क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया। अब टेक्नोलॉजी पे ध्यान देने के लिए हमें शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। जब तक कि हमारा शिक्षा पद्धति ठीक नहीं होगी, अभी हम देखते हैं कि एसर की रिपोर्ट आती है, वो बताती है कि गाँव के स्कूलों में 5वीं जमात के बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई-लिखाई और गणित नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर ड्रॉप आउट कर जाएँगे, वो 8वीं से आगे जा ही नहीं सकते हैं। उसी तरह हमारे जो शहर के स्कूल हैं, वहाँ पे भी परेशानी है क्योंकि हम रट्टा मार के सीखते हैं, ना कि समझ के सीखते हैं। तो जो हमारे जो हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में जो परेशानी है, उसके चलते हुए हमारे रिसर्चर्स भी बहुत अच्छा नहीं करते और जो अच्छे रिसर्चर होते भी हैं, वो अमेरिका चले जाते हैं, वो जर्मनी चले जाते हैं, वो ब्रिटेन चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ रिसर्च पे जो तवज्जो देनी चाहिए थी पिछले 50 साल से, वो हमने 50 साल से दी नहीं है और इसीलिए हम पिछड़ते चले जा रहे हैं और इसलिए हमें हमारी निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए जैसे आरसेप है, जो रीजनल कोऑपरेशन का एक वो ज़रिया था, उसमें हम गए सिग्नेचर करने, लेकिन आखिरी मिनट पे हमने विथड्रॉ कर लिया क्योंकि फिर चीन उसमें डोमिनेट कर रहा था और चीन के ऊपर डोमिनेट करने का मतलब कि हम और उसमें फँस जाते। तो अब देखिए, हम अंदर होते तो चीन डोमिनेट कर रहा है, बाहर है तो उन्हीं देशों से ट्रेड करना पड़ रहा है, तो भी हमारा नुकसान है। तो टेक्नोलॉजी होती तो हम भी कॉम्पिटिटिव होते, हम भी जो कम्पीट कर सकते थे। अभी आप देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, चाहे वो एशियान से हुए हों या अभी ब्रिटेन के साथ चल रहा है, तो वो हम जैसे ही हमने एशियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, हमारा डेफिसिट और बढ़ गया क्योंकि वो तो उसका फायदा उठा पाए, हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। अभी ब्रिटेन के साथ चल रहा है 1.5-2 साल से कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन वहां पे समझौता नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी हमें खतरा है कि एक बार वो हो गया तो फिर हमें नुकसान हो जाएगा। तो जब तक कि हम R&D पे, शिक्षा पे, इन पे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो परेशानी ये वैश्वीकरण की बढ़ती चली जाएगी और वो उसके लिए सरकार को सही नीतियाँ अपनानी पड़ेगी। लेकिन सरकार हर बात जो शिक्षा पे जो खर्चा होता है, उसको कटौती कर देती है। पब्लिक सेक्टर का जो R&D होता है, उसको भी वो दरकिनार कर देती है कि जैसे ही उसको कोई दिखता है, हमारे यहाँ क्रोनी कैपिटलिज्म इतना है कि कोई बाहर से कोई आता है, तो वो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को कमज़ोर कर देता है। तो इस तरह से हमें अपने जो पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तेज़ करना चाहिए। हमारी जो लैब्स हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी खत्म कर दी जाती है और जो यूनिवर्सिटीज़ अच्छा कर रही हैं, उनको भी एक तरह से आप पछाड़ देते हैं। वहाँ पे तरह-तरह से दबाव डाल के उनको भी प्राइवेटाइज़ेशन के मॉडल में ले आते हैं, तो वहाँ पे भी रिसर्च नहीं हो रही है। तो हमारे यहाँ R&D का जो सिस्टम है, वो बहुत कमज़ोर है। इंडस्ट्री तो प्राइवेट इंडस्ट्री कर नहीं रही, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्री है उसको आप करने नहीं दे रहे, यूनिवर्सिटीज जो है वहाँ पे परेशानी आपने तरह-तरह से क्रिएट कर दी है। तो इसलिए हम इस वैश्वीकरण के दौर में पिछड़ते जा रहे हैं। आखिरी सवाल अरुण जी, क्या ऐसी खतरनाक बात है जिस पे भारत सरकार को चेत जाना चाहिए आर्थिक मोर्चे पे, वरना आने वाले दिनों में हमारे हालात बहुत खराब हो सकते हैं? ऐसी कौन सी बात है? देखिए, सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ समस्या है वो बेरोजगारी की है। यूथ में जबरदस्त बेरोजगारी है और उसमें हताशा और निराशा बहुत है। तो ये जो 15 से 64 साल की उम्र के होते हैं लोग, वो हमारे वर्क फोर्स में होते हैं। वो हमारे जो वर्क फोर्स में है, उनको काम सही नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लोगों ने रिपोर्ट जारी की थी, उसमें दिखाया था कि 32 करोड़ के पास तो कोई ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ के पास ढंग का काम नहीं है। और हर साल करीब 2.4 करोड़ बच्चे मार्केट में आते हैं वो काम के लिए। अब काम नहीं मिलता तो इम्तिहान पे इम्तिहान लेते रहते हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल, या फिर वो कोई और चीज़ करते हैं कि अपना तो उससे हताशा, निराशा यूथ में बहुत है। उसके चलते हुए उसके सोशल और पॉलिटिकल परिणाम है कि देखिए वो क्योंकि माँ-बाप कहते हैं कि आपके ऊपर इतना खर्च किया, आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आप तो निकम्मे हो। तो वो ड्रग्स में और ड्रिंकिंग में फँसते चले जा रहे हैं। और क्योंकि पैसा नहीं है तो घर में छीना-झपटी बढ़ रही है, तो घर में वायलेंस आ जा रही है। तो इसके सोशल इफ़ेक्ट्स भी हैं और पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स भी हैं। क्योंकि पॉलिटिकली वो उपलब्ध है पार्टीज़ को, जो पैसा देके उनको जो है कोई अनाप-शनाप काम करने में लगा दें। तो इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट तीनों हैं। तो इसलिए बेरोज़गारी की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, खासकर यूथ जो है, एजुकेटेड यूथ है, उसकी जो बेरोज़गारी है, नहीं तो ये सोशल एक्सप्लोजन धीरे-धीरे क्रिएट करेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण जी, आपने इतना कीमती समय दिया और विस्तार से देश के आर्थिक हालात को समझाया। धन्यवाद आपका। तो ये थे प्रोफेसर अरुण कुमार, इन्होंने विस्तार से समझाया कि देश के आर्थिक हालात हैं क्या
और बताया कि बेरोजगारी एक हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या है कि अगर समय रहते इसका निदान नहीं किया गया तो देश के लिए एक बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। अरुण कुमार जी ने यह भी समझाया कि चीन से हम भली बड़ी बड़ी बातें करें, बड़े बड़े डायलॉग बोलें, लेकिन चीन से व्यापार बढ़ाते रहना हमारी मजबूरी बन गया है। भारत में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। ये खौफनाक हालात हैं, देश को इस पे सोचना चाहिए और सरकार को इस पर करना चाहिए। मुझे यकीन है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अपनी राय से कमेंट से अवगत कराइएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4 पीएम यूपी, 4 पीएम बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और 4 पीएम बॉलीवुड भी, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।